प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा और ब्लॉक प्रमुख के बीच हाथापाई हो गई। ये नौबत तब आई जब पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार के नाम वापसी को लेकर उनके बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता और उनके समर्थकों ने विधायक को घेर लिया। इस बीच किसी ने विधायक की कॉलर पकड़ ली, जिससे मामला और बिगड़ गया। हालात बिगड़े तो पुलिस वालों को भी बीच बचाव करने के लिए आगे आना पड़ा, जो अब तक इस हंगामे को दूर से देख रहे थे। वहीं ब्लॉक प्रमुख के भाई ने भी इस झगड़े को भड़काने का काम किया। उसने बहस के दौरान बीजेपी विधायक पर पिस्तौल तान दी। हालांकि कुछ लोगों ने तुरंत उसके हाथ रोके और उसे वहां से दूर भगा दिया। ये लोग गुंडई पे उतर आए और इनके भाई संजय गुप्ता ने असलहे निकाल लिए, फायर करने की कोशिश की तो जनता ने उनको दौड़ा लिया। बाद में पुलिस ने किसी तरह हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। वहीं जिला प्रशासन इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचने की कोशिश करता दिखा। जो लोग दोषी होंगे उन सब के खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई कठोरतम करेंगे। विधायक के साथ हाथापाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। सौभाग्य की एक बात यह है कि विधायक और ब्लॉक प्रमुख दोनों बीजेपी के ही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने मतभेदों से पार्टी की किरकिरी करा दी। बताया गया कि बीजेपी विधायक अपनी बहू को उम्मीदवार बनवाना चाहते थे, जबकि ब्लॉक प्रमुख किसी और आदमी को। इसी बात पर उनके बीच विवाद शुरू हुआ था, लेकिन झगड़ा शुरू होने के बाद दोनों नेता ये तक भूल गए कि उनका बर्ताव समाज के सामने कैसा होना चाहिए। देश में कोरोना के टीके की कमी के आरोपों पर मचे सियासी घमासान के बीच एक और वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि रूस में बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने हरी झंडी दी थी। यानी भारत को कोरोना से लड़ाई में तीसरा टीका मिल गया है। अब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को इस पर अंतिम मोहर लगानी है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने से देश में स्पुतनिक वी टीका लगना शुरू हो जाएगा, जिसके 91% तक असरदार होने का दावा इसे बनाने वाली रूस की कंपनी ने किया है, जिसका भारत में डॉक्टर रेड्डीज के साथ हर साल 10 करोड़ टीके की डोज बनाने का करार है। इस वैक्सीन को भी 2 डोज इसकी भी लगवानी होगी, यानी पहले 2 टीके की तरह इसकी भी 2 डोज ही लगेगी। भारत से पहले 59 देशों में इस वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि इसकी कीमत देश में क्या होगी अभी ये तय नहीं है। भारत में अभी कोरोना की 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके दोनों खुराक की कीमत 500 रुपए है, जबकि सरकारी अस्पतालों में ये जो दवा है वो मुफ्त दी जा रही है। स्पुतनिक वैक्सीन सरकार ने अप्रूव कर दी है। अगर फाइजर की वैक्सीन उपलब्ध हो पाए तो उसको भी अप्रूवल कर देना चाहिए। लेकिन रूस में बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन को देश में मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए। स्पुतनिक वैक्सीन का अप्रूवल मिल गया। रविशंकर जी, आप बताइए कि आपने कितना कमीशन लिया? सोमवती अमावस्या के मौके पर हरिद्वार में शाही स्नान के दौरान सभी अखाड़ों के साधुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान कोरोना के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई और सड़कों पर जब नागा साधुओं की टोली निकली तो ना किसी के चेहरे पर मास्क दिखा और ना ही 2 गज की दूरी दिखी। दूसरे शाही स्नान में सबसे पहले परंपरा के मुताबिक अखाड़ों का स्नान हुआ। अलग अलग अखाड़े बारी बारी से सड़कों पर पूरे लाव लश्कर के साथ उतरे। आज है सोमवती अमावस्या का शाही स्नान। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं निरंजनी अखाड़े के बाहर की, जहां पर नागा साधु अब आ गए हैं। अखाड़ों की पेशवाई में गजब की रौनक देखने को मिली। साधुओं के कुछ रथ आगे आगे चलते रहे, जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरह बंद कर दिया। आसमान से पुष्प वर्षा करने के लिए खास तौर पर हेलीकॉप्टर लगाए गए। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के साथ शाही स्नान में चल रहे हैं। देखिए किस तरह हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा यहाँ कर रहा है। लेकिन कोरोना के नियम का सबसे ज्यादा मजाक तब दिखा जब नागा साधु सड़कों पर आए। कोई हाथ में तलवार लहराता दिखा तो कोई लठ चलाता दिखा, किसी के पास डमरू दिखा तो कोई गदा लेकर पहुंचा। कुछ साधु खुशी से झूमते दिखे, लेकिन कोरोना नियमों की परवाह नहीं की। आज के दिन बहुत ही बड़ा पर्व है, जो कि भोलेनाथ का विशेष पर्व है। आज उत्तराखंड के डीजीपी ने भी माना कि नियमों को लागू करवाने में चूक हुई। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि कोविड के अनुरूप बिहेवियर हो। आज जो पीक डे है तो आज मेरे लिए बहुत ज्यादा पालन कराया जाना संभव नहीं। शाही स्नान के दौरान हर की पौड़ी के घाटों पर भी लोगों की भारी भीड़ आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ी। सौभाग्य की एक बात यह है कि होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस जैसे त्योहार कोरोना के साए में मनाए गए हैं।
बात धर्म की नहीं बल्कि हर इंसान की जान बचाने की है। हम जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से लोगों को बीमार कर रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन इतनी सी बात बताने के लिए हमें पुलिस के डंडों और सरकारों के चालान की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां गिरफ्त से भागे एक आरोपी को पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट गए। एक्सप्रेस वे पर चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से शराब की कई बोतलें मिली, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले ने उसके ड्राइवर से पूछताछ शुरू की, वो चकमा देकर फरार हो गया। फिर क्या था, एक पुलिस वाला भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ देर के बाद उस पुलिस वाले ने आरोपी को दबोच लिया, फिर अपने साथी के साथ उसे घटना वाली जगह पर ले आया। इसके बाद उसे पीटते हुए गाड़ी में बैठा दिया गया। कार में करीब 25 पेटी शराब बरामद हुई थी। 2 लोग उसमें पकड़े गए थे। आरोप है कि इससे पहले भी इस गाड़ी में अवैध ढंग से शराब की ढुलाई हुई थी, जिसका पता पुलिस को चल गया था। सौभाग्य की एक बात ये कि पुलिस का दावा है कि चुनाव के वक्त अवैध शराब का कारोबार बढ़ जाता है, इसलिए आबकारी विभाग और पुलिस की चौकसी भी बढ़ा दी गई ताकि गैर कानूनी हरकतों पर नजर रखी जा सके। बागपत में भी पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। यही वजह रही कि जब गाड़ियों की चेकिंग हुई तो शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। देश के दूसरे राज्यों की तरह गुजरात में भी फिर कोरोना मरीजों के बढ़ने पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई और राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। न्यूज़ 18 की जनक दवे की रिपोर्ट है कि हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना के हालात पर खुद सुनवाई की पहल की और सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताते हुए उसमें सुधार करने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि लोगों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने RT-PCR टेस्ट की जांच रिपोर्ट मिलने में भी देरी पर चिंता जताई और कोरोना की जांच तेज करने पर जोर दिया। तो वहीं शादी समारोह में लोगों की संख्या 100 से घटाकर 50 करने का सुझाव भी दिया गया, जबकि जो लोग कोरोना निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें कोर्ट ने कोरोना सेंटर भेजने तक के लिए कह दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी, जिसमें हाईकोर्ट सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को देखेगा। सरकार विश्वास के लिए काम नहीं करती है, सरकार काम करती है लोगों को सेवा करने की। अगर गॉड की इच्छा है कि हमको कुछ ज्यादा दिखाना चाहिए तो हम दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में खेतों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहे। इस बार खेतों की जुताई कर रहे ट्रैक्टरों में आग लगने की कुछ तस्वीरें पीलीभीत से सामने आई, जहां खेत के बीच एक ट्रैक्टर लपटों में घिर गया। बताया गया कि ट्रैक्टर की बैटरी से निकली चिंगारी से ये आग भड़की और उसने ट्रैक्टर के साथ साथ वहां तैयार गेहूं की फसल को भी अपनी जद में ले लिया। जैसे ही गांव वालों को इसका पता चला, उन्होंने आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। हालात बिगड़े तो वहाँ अफरा तफरी भी मच गई। अरे कहते जैसा दूर बच्चा टंकियों के फटफटा जाए यार। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गोरखपुर से भी सामने आई, जहां गेहूं से भरा एक ट्रक धधकने लगा। बताया गया वो ट्रक बिजली के तार की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसमें लदी फसल से लपटें उठने लगी। कुछ देर में ही पूरा ट्रक जलने लगा। इस हादसे को देखकर आसपास के लोग मदद के लिए घटना वाली जगह पहुंचे और आग पर रेत और पानी फेंककर उसे बुझाने में जुट गए। जल्दी पानी ना, पानी कहाँ पानी में यार। इस घटना में गाड़ियों के साथ फसलों के राख होने से कुछ किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। कुछ यही हाल उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी नजर आया, जहां आग की चपेट में आने से गेहूं की फसल खेतों में जो है वो जल गई। क्योंकि लोगों की कोशिश के बाद भी गेहूं के खेत से उठती लपटों को बुझाया नहीं जा सका। वहां से सामने आई एक तस्वीर ने लोगों को ही डरा दिया। गेहूं की तैयार फसल जो कई बीघे में फैली थी वो अचानक धधकने लगी। आसपास के लोग आग पर काबू पाने के लिए दौड़ने भी लगे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि वो तेज हवा के साथ बेकाबू हो गई और उससे निकलने वाला धुआं चारों तरफ छा गया। सौभाग्य की एक बात यह कि आग लगने की घटनाओं में हमारी लापरवाही हमेशा से सामने आती रही है, लेकिन हम इसे मानते ही नहीं। इन घटनाओं को ही देख लीजिए। पीलीभीत में शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रैक्टर में आग लगी, तो गोरखपुर में चलते ट्रक पर बिजली के तार गिर गए। दोनों जगहों पर किसी न किसी की लापरवाही तो हुई है। इसलिए अगर हम इस मौसम में आग से निपटने की तैयारी पुख्ता रखेंगे तो फायदा हमें ही होगा और बड़े नुकसान से बच जाएंगे। ड्रग्स केस में अब तक कई बड़ी गिरफ्तारियां कर चुकी एनसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि एनसीबी ने आगरा, बलिया और राजधानी दिल्ली में छापेमारी की और 12 करोड़ की प्रतिबंधित दवाइयां जब्त की। इन दवाओं को अवैध तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों में भेजने के आरोप में 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया। एनसीबी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी डार्क नेट के जरिए अपने इस गोरख धंधे को अंजाम देते थे। डार्क नेट वो वेबसाइट
होती है जिन तक गूगल या किसी दूसरे सर्च इंजन की मदद से नहीं पहुंचा जा सकता, और इसी खास सॉफ्टवेयर या किसी विशेष प्रक्रिया से ही इन वेबसाइट्स का पता चल सकता है। इस पूरे ऑपरेशन को एनसीबी ने 3 महीने में अंजाम दिया। हालांकि एनसीबी को इस मामले में अभी एक दवा कंपनी के मालिक की भी तलाश है। तमाम अपराधों को डार्कनेट के जरिए अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें ड्रग्स की खरीद फरोख्त भी शामिल है। यही वजह है कि एनसीबी ऑपरेशन डार्कनेट के जरिए तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में घर में क्वारंटीन हुए कोरोना मरीजों की मदद के लिए शिवराज सिंह सरकार ने भोपाल में एक कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की। बताया गया कि राज्य में फिलहाल 60% कोरोना मरीज होम क्वारंटीन है, जिनकी मदद के लिए ये सेंटर खोला गया, जहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से मरीज ऑनलाइन बातचीत करके अपनी परेशानी उनसे साझा कर सकते हैं। अभी मैं कोविड केयर सेंटर हूं कि होम क्वारंटाइन लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तकलीफें क्या है। किसी समस्या के बारे में पता चलने पर कोरोना मरीजों को इस सेंटर में बैठे लोग सलाह भी देते दिखे। गरारे कीजिए और गर्म पानी पीजिए। स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर संजय गोयल और शहर के कलेक्टर अविनाश लवानिया भी सेंटर में पहुंचे और देखा कि वहां मौजूद लोग मरीजों तक मदद पहुंचाने का काम किस तरह से कर रहे हैं। वो चेक किया है कि वो क्या फ्रीक्वेंटली रेगुलरली डेली कॉल रिसीव कर रहे हैं। मरीजों से बातचीत के लिए कुछ प्रश्नों की एक सूची भी तैयार की गई, ताकि रोजाना उनके स्वास्थ्य से जुड़ी बारीक बातों पर नजर रखी जा सके। सौभाग्य की एक बात यह है कि कोरोना के मरीजों में एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना लक्षण वाले मरीजों का है। ये ऐसे मरीज हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पतालों तक पहुंचने की जरूरत तो नहीं, लेकिन अगर इनसे वायरस फैलता है तो बाकी लोग ज्यादा बीमार हो सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को क्वारंटीन किया जाता है, लेकिन क्वारंटीन किए गए मरीजों को भी मदद की जरूरत होती है, डॉक्टरों की सलाह की जरूरत होती है। इसलिए इस तरह के कोविड केयर सेंटर काफी मददगार साबित हो सकते हैं। लद्दाख से चीन की हेकड़ी निकालने में बड़ी भूमिका भारतीय फौज के टैंक दस्ते की रही, लेकिन भारत के टैंक दस्ते की भूमिका केवल चीन से लगने वाली सीमा पर ही नहीं, बल्कि राजस्थान में पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर भी है। और इसीलिए टैंकों से सटीक निशाने दागने का लगातार अभ्यास किया जा रहा है, जिसके लिए राजस्थान की तपा देने वाली गर्मी में T-90 टैंक लगातार अभ्यास कर रहे हैं। इन टैंकों की खासियत ये है कि लद्दाख का -50 डिग्री तापमान हो या राजस्थान में झुलसा देने वाला 50 डिग्री का पारा हो, ये टैंक हर मौसम में बेजोड़ हैं। सटीक निशाना दागने के लिए इन टैंकों से लगातार अभ्यास कराया जा रहा है। न्यूज़ 18 की टीम उस अभ्यास में शामिल हुई जहां इन टैंकों ने हर निशाने पर सटीक निशाना साधा। इस तरह का अभ्यास दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में भी किया गया। T-90 टैंक इस वक्त लगातार यहाँ फायरिंग प्रैक्टिस कर रहा है और यही टैंक जो है इस वक्त लद्दाख में भी मौजूद है और वहाँ पे चीन के टैंकों का जो है सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लद्दाख में भारतीय सेना को इन टैंकों से गोले दागने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन इनकी मौजूदगी ही चीन पर दबाव बनाने में कामयाब रही। आमने सामने टैंकों की लड़ाई शुरू होती है तो जाहिर सी बात है कि इन टैंक्स को उस वक्त के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। भारत जानता है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए तनाव कम होने के बावजूद लद्दाख में इन टैंकों के दस्ते अब तक तैनात हैं। सौभाग्य की एक बात यह है कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही हमारे ऐसे पड़ोसी हैं जो पीठ के पीछे से वार करना पसंद करते हैं। इसलिए भारतीय फौज दोनों ही पड़ोसियों से निपटने के लिए बेहद होशियार भी रहती है और तैयारियों में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। यही वजह है कि टैंक दस्तों की तैनाती के साथ साथ लगातार सटीक निशाने दागने का अभ्यास भी किया जाता रहता है, ताकि जंग से निपटने के लिए हर पल खुद को तैयार रखा जा सके। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टल गई। न्यूज़ 18 के अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मरीजों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को टालने का फैसला लिया। अब 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के एग्जाम जून के आखिर में होंगे। 12वीं के छात्रों की परीक्षाएं मई में हो सकती हैं। बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का फिर से ऐलान किया जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार कोरोना की वजह से महाराष्ट्र लोक सेवा की परीक्षा भी टाल चुकी है। जिथंही बोर्ड आहेत त्या बोर्डाला सुद्धा आम्ही सांगणार आहोत की राज्य शासनाच्या बोर्डाने जो निर्णय घेतलेला आहे तो आपण इतर बोर्डांनी स्वीकारावा। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच महाराष्ट्र के कुछ अस्पतालों में कोरोना मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई। अहमदनगर जिले की एक घटना में दावा किया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर बंद होने से कोरोना वायरस के 2 मरीजों की मौत हो गई और उसी
इसी अस्पताल में भर्ती बाकी कोरोना मरीज ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से परेशान होते दिखे। बाद में अस्पताल का स्टाफ ऑक्सीजन सिलेंडर को बदलने में जुट गया। कुछ इसी तरह की तस्वीरें उस्मानाबाद के एक सरकारी अस्पताल से भी सामने आई। वहां कुछ कोरोना मरीजों को बेड तक नसीब नहीं हुआ। बेड की कमी ऐसी कि उनका इलाज कुर्सी पर बैठाकर और जमीन पर लेटाकर ही शुरू करना पड़ा। इस बीच उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ बैठक खत्म होने के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि अस्पतालों में इंतजामों को किस तरह से बेहतर किया जाए, इस पर चर्चा हुई। अन्य राज्यों से भी ऑक्सीजन लेने की कोशिश चल रही है। बेड बढ़ाने का काम शुरू है। वार्ड के हालात देखकर ये पता लगाना मुश्किल दिखा कि ये कोरोना मरीजों के इलाज की जगह है। सौभाग्य की एक बात यह है कि पूरे देश में पिछले साल लॉकडाउन के दौरान अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं बढ़ाने का काम किया गया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद मरीजों की गिनती जिस तेजी से बढ़ रही है, वो इंतजाम भी कम महसूस होने लगे हैं। दिल्ली में तो अस्पतालों में आईसीयू की गिनती बढ़ाने पर काम शुरू भी हो चुका है और कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र का है, जहां कोरोना के मरीज इस वक्त देश में सबसे ज्यादा है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जाए।